नमस्कार दोस्तों। जो काम इंदिरा गांधी ने नहीं किया वह काम नरेंद्र मोदी ने कर दिया। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो काम भाजपा ने कर दिया। जिनको शरण कांग्रेस नहीं दे पाई उन्हें भाजपा ने दे दिया। जी हां, आप कहेंगे मैं ये क्यों कह रहा हूं, तो आज बात कर लेते हैं। आपको याद होगा भारत में हरित क्रांति हुई थी। 1970 का दशक था। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और जब यह हरित क्रांति से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ था? पंजाब हरियाणा के इन इलाकों को, और यहां बहुत ज्यादा समृद्धि की दिशा में बढ़ चले थे यहां के किसान। बाकी भारत के किसानों की अपेक्षा इनकी उनसे 20 गुना अधिक हैसियत हो गई थी। सब काम अच्छे से चल रहा था। निश्चित रूप से यह उन देशों को तकलीफ दे था जिन देशों पर हम डिपेंड थे, जहां के सड़े अनाज को खरीद के भारत के लोगों को रोटी खिलाने के लिए लाते थे। वो एकदम से तकलीफ में आ गए और तकलीफ में आए तब अमेरिका का राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन अपने सलाहकार और विदेश सचिव और सुरक्षा सलाहकार को भेजता है कि जाइए हेनरी किसिंजर को कि श्रीमती इंदिरा गांधी को कहिए कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर हमें रोके नहीं, हमारा आना चाहिए। इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, अब हमने वह काम कर लिया है कि हमारे किसान अपने पांव पर खड़े हैं और यदि हमने आपकी बात मान ली तो हमारे किसान मर जाएंगे, उनके बचाव का कोई रास्ता नहीं रहेगा। साजिश शुरू होती है। साजिश क्या शुरू होती है? उधर पाकिस्तान की आईएसआई को सक्रिय किया जाता है, इधर सीआईए फंडिंग करती है, भारत के अंदर बैठे तमाम विपक्ष के लोगों को फंडिंग की जाती है, संघियों को फंडिंग की जाती है। और जब भारत अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा था तो उसको कैसे खत्म किया जाए इसका काम हो रहा था। भारत को ऑर्डिनेंस की क्रांति के जरिए पंडित जवाहरलाल नेहरू मजबूत बना के गए थे और हम हथियारों के मामले में धीरे धीरे अपने आप में आत्मनिर्भर हो रहे थे। एचएएल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और दूसरे तमाम जगहों से हमारे लिए भेल और दूसरों से सब बन रहा था। तो ऐसी स्थिति में हम वहां मजबूत हो रहे थे, उससे तकलीफ थी कि हम तेल की भी क्षेत्र में गेल और इंडियन ऑयल और दूसरे तमाम रिफाइनरीज हमारे यहां लग रही थी और हम उसमें भी मजबूत हो रहे थे। हमारे लोग आगे बढ़ने लगे थे, गरीब मिडिल क्लास की तरफ बढ़ने लगा था। यही तो तकलीफ थी। नहीं कोई चाहता था कि भारत आत्मनिर्भर बने, तो हम पर अटैक हो रहा था और उस अटैक में साधन बन रहे थे वो कथित समाजवादी नेता, वो संघी आरएसएस के लोग, और वो हमला कर रहे थे। उस वक्त में हमला कर रहे थे जब इस देश के गरीब को, दलित को, पिछड़े को, सबको श्रीमती गांधी कुछ ना कुछ दे करके मजबूती दे रही थी। राजे रजवाड़ों से छीन रही थी, पूंजीपतियों से छीन रही थी और दे रही थी। वो किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं थी। परमाणु विस्फोट करके इस देश को मजबूत होने का संदेश दे चुकी थी। बस यही तो तकलीफ थी। उधर चीन बिल्लाया हुआ था क्योंकि नाथुला में, चोला में हमने उन्हें हरा दिया था, सिक्किम हमने छीन लिया और बहुत कुछ किया। नतीजतन इंदिरा गांधी अमेरिका की सबसे बड़ी दुश्मन थी क्योंकि वो अमेरिका के आगे नतमस्तक नहीं हो रही थी, झुकी हुई नहीं थी। तब इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरी साजिश,
साजिश पे बात करने नहीं बैठा हूं। तब बताता हूं देश में क्या हुआ। पंजाब जहां हरित क्रांति से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था, वहां आतंकवाद को जन्म देने का काम शुरू हुआ। बहरहाल इंदिरा गांधी जैसा चूंकि लीडर था तो वह काम सफल नहीं हो पाया, तो उनको हराना जरूरी था। जैसे ही इंदिरा गांधी चुनाव हारी, पंजाब में 1978 में टेररिस्ट संगठन बब्बर खालसा बनता है और आतंक में झोंक दिया जाता है। उधर बोडो का कथित आंदोलन शुरू किया जाता है और असम में और उधर पूर्वोत्तर में बवाल खड़े कर दिए जाते हैं। बहरहाल इंदिरा गांधी तो मुकाबला करती थी, करती रही। उसके बाद इसी तरीके से तमाम घटनाएं हुई। अब उन घटनाओं में आऊं तो पहले अब आ जाता हूं कि आज क्या हो रहा है। तो आज का सुनिए, आज क्या होता है। भारत के ऊपर एक टैरिफ लगाया जाता है। उस टैरिफ के बाद भारत कहता है कि हम सिर झुकाए खड़े हैं। हमारा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका की वाहवाही करता है, हमारा विदेश मंत्री करता है। स्थिति यह होती है, इतना हम चरण चुम्बन करते हैं कि हमारा विदेश मंत्री जाता है ट्रंप के शपथ ग्रहण में तो उसको ट्रंप से मिलने तक को नहीं मिलता है। हमारा वाणिज्य मंत्री जाता है तो अमेरिका के वाणिज्य मंत्री उससे मुलाकात तक नहीं करते। जब भयंकर टैरिफ लग जाता है, तमाम चीजें होने का होता है। उसके पहले नरेंद्र मोदी अपने देश में आके अमेरिका के तमाम प्रोडक्ट पे 26 ऐसे उत्पाद थे जिन पर टैरिफ कम या खत्म करके अमेरिका पहुंच जाते हैं, बगैर बुलाए पहुंचते हैं। उन्हें रिसीव तक नहीं किया जाता है। उस दिन 3 देशों के तमाम प्रमुख आए थे और 2 को खुद ट्रंप रिसीव करता है, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं करता है। बहरहाल फिर भी वो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बेइज्जत करता है। कोई बात नहीं, हमारे प्रधानमंत्री खिसियाए बिल्ली की तरह मुस्कुराते रहते हैं। उसके बाद में वो हाथ जोड़ के चले आते हैं, ट्रंप फिर भी टैरिफ लगा देता है। अब टैरिफ का जो खेल है वो अतिरिक्त है कि कैसे पूंजीपतियों के लिए वो खेल किया गया, वैसे ही जैसे नोटबंदी का खेल हुआ था भारत के भीतर और उन्हें लाभ दिया गया। अब क्या होता है, ट्रंप संदेश देता है कि तमाम देश, जो शब्द कहता है आप सोचिए, इतना गंदे शब्द कि वो हमारे, उनको जहां से हम लोग अपने पेशाब टट्टी करते हैं उन जगहों को चूम रहे हैं और चूमते घूम रहे हैं कि हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो, टैरिफ पर बात कर लो। 70 देशों का वो जिक्र करता है, भारत भी उसमें। अब आप समझिए इस तरह से वो बेइज्जत करता है। बहरहाल अभी 90 दिनों के लिए उसने टैरिफ रोक दिया है, लेकिन 10% टैरिफ चलेगा। अब जब यह स्थिति होती है तो निश्चित रूप से टैरिफ से अमेरिका को भी बड़ा भारी नुकसान है, उनके देश में भी विरोध हो रहा है, तो उन्हें मजबूरी में रोकना पड़ा। उससे एकदम से मार्केट बढ़ी और ट्रंप के दोस्तों ने शेयर खरीदे बेचे और उसके बाद फिर बाजार गिर गए। चीन अड़ा हुआ है और मुकाबला कर रहा है, लेकिन भारत सरेंडर कर चुका है। और किस हद तक सरेंडर कर चुका है, बात यहां पर आ जाती है। हम इसी पर हमारे देश का मीडिया और हमारे लोग खुश हैं कि तहब्बुर राना को हम प्रत्यार्पित कर लिया। तहब्बुर राना क्या वास्तविक रूप से उस घटना का मेन की पॉइंट है? नहीं, उसका मेन कल्प्रिट जो है वो हेडली, और डेविड हेडली उसके भाई को, जो डेविड हेडली का भाई था, जिसको जाके तहब्बुर राना ने सारी इंफॉर्मेशन दी थी, 26/11 का सारा वो दिया था, वो डेविड कोलमैन हेडली
वो अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था। अंतिम संस्कार में। अब आप समझ लीजिए कि कहां से खेल है और कैसे कैसे आए। तो जब इन सब की बात होती है तो आपको जानना पड़ेगा कि जब ये सब हो रहा हो तो आखिर ये साजिश क्या है। ये वास्तव में साजिश है कि भारत को गिरवी रख दिया गया। यही प्रयास भारत की आजादी के वक्त से अमेरिका कर रहा था। जब उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने यहां आमंत्रित किया और वो गए 1949 में, और वहां की संसद में जब उन्होंने संबोधित किया तो कहा था, हम एंग्लो अमेरिकन समूह के सदस्य नहीं बन सकते क्योंकि हम स्वयं संप्रभु राष्ट्र हैं और संप्रभु राष्ट्र किसी के आगे सिर नहीं झुकाता, लाइन में नहीं चलता। यह संदेश देके उस नवोदित भारत का सम्मान बढ़ाया था और एक अलग गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा करके सबसे अगुआ हो गया था भारत। लेकिन इस दौर में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। भारत उन 70 देशों में खड़ा हो गया जो ट्रंप के, अब क्या चूम रहे हैं आप सोच लीजिए। वो कहता है किस कर रहे हैं उस जगह। यह स्थिति है भारत की। बार बार अपमानित कर रहा है और हम एक शब्द बोलने की स्थिति में नहीं। यही तो गिरवी रखना चाहते थे। तो हेनरी किसिंजर यही चाहता था कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमें एंट्री दे दे, और नरेंद्र मोदी ने एंट्री दे दी। जो नए टैरिफ लागू करने का भारत ने किया है उसमें अब एग्रीकल्चर फ्री कर दे रहा है अमेरिका के लिए। आने वाले वक्त में हमारे देश का किसान मारा जाएगा क्योंकि वहां पर तो किसानों को जितनी सब्सिडी मिलती है उससे वो लड़ाई लड़ सकते हैं। भारत में तो उन्हें जो छोटी छोटी इमदाद मिलती है वो भी उनके लिए पर्याप्त नहीं। बुरी स्थिति। और आज भी रिकॉर्ड है, हर रोज भारत में जिस तरह से किसान मर रहा है वो अपने आप में चिंताजनक है। हर 2 घंटे में 5 किसान आत्महत्या कर रहा है। और ऐसी स्थिति में हम कहें कि हम वह देश बना रहे हैं तो आप समझ लीजिए हम कहां ढकेल रहे हैं। इसीलिए किसानों के लिए पहले 3 काले कानून लाए गए थे और तरीके लाए गए, बड़े तरीके किए गए कैसे एग्रीकल्चर पर कब्जा किया जाए। तो अब यह नया तरीका है, इंटरनेशनल तरीका है, आप नहीं समझ पाएंगे। तो आतंकियों पर आप सिमट जाइए। अब आतंकी की ही बात कर ली तो पंजाब में खालिस्तान के नाम पर जो आतंकवाद पनपाया गया वो 1978 से शुरू होता है जब इंदिरा गांधी हार जाती और इतना सुलगा दिया जाता है कि हालत बिगड़ती है। फिर इसके बाद देखिए जिन आतंकियों से मिलने की बात होती है उन्हीं को आप देख लीजिए। वेद प्रताप वैदिक इनके आरएसएस से जुड़े हुए लेखक थे। वो हाफिज सईद से जाकर के पाकिस्तान में मिले थे और तमाम तरह की और बातें हुई थी। और ये वही हाफिज सईद है जिसे इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित किया गया। ये इनके रिश्ते हैं आतंकी। तो अभी रिश्ते पर ही आते हैं। जब राजीव गांधी चुनाव हार गए और बीपी सिंह सरकार बनी तो मुफ्ती मोहम्मद सईद मुजफ्फरनगर से चुनाव जीते थे और उनके खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर, और उनके खिलाफ भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। सोचिए वो कश्मीर से वहां आके लड़े और फिर देश के गृह मंत्री बने। भाजपा की मदद से सरकार बनी, भाजपा के समर्थन से सरकार बनी। सरकार बनने के 1 हफ्ते बाद ही रूबिया सईद जो उनकी बेटी थी, जो एमबीबीएस डॉक्टर थी, इंटर्न थी उन दिनों, उनका श्रीनगर से किडनैप हो जाता है। बस उसके बाद में जो लोग गए थे उन्हें छोड़ने, उनका जानना बहुत जरूरी है कि कौन लोग थे जो उन्हें छोड़ रहे थे। आरिफ मोहम्मद खान जो आजकल बिहार के गवर्नर हैं,
वो भाजपा में थे, जनता दल में थे उस समय, अब भाजपा में। तो वो गए थे, इंद्र कुमार गुजराल वो गए थे, विदेश मंत्री थे उस समय, ये नागरिक उड्डयन मंत्री थे। और उसके अलावा जो उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे वो गए थे। और उन लोगों ने जाकर के जिस तरीके से किया था, वो तारीख थी 8 दिसंबर 1989 जब किडनैप हुआ, और 13 दिसंबर 1989 को यानी 89 को सुबह यही दोनों लोग गए। इनके साथ जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे MK नारायण वो थे, और इन्होंने जाके फारूक अब्दुल्ला को धमकाया कि आपको ये आतंकी छोड़ने पड़ेंगे और नहीं तो आपको सरकार को गिराने और सब करने का है। और उसके बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, आपको याद होगा, 1 महीने बाद। यहां आता हूं, और उसी के बाद में कश्मीरी पंडितों और सब पर वो हुआ था। तब अब्दुल हामिद शेख उसको जो है वो छोड़ा गया, गुलाम नबी भट्ट को छोड़ा गया, जावेद अहमद अरगर को छोड़ा गया, और नूर मोहम्मद कलवल को छोड़ा गया, अल्ताफ भट्ट को छोड़ा गया। और इनमें जब कांग्रेस की सरकार आई तो अब्दुल हमीद शेख को इनकाउंटर में मार दिया गया था, लेकिन 92 में। उसके पहले इन्होंने पूरे कश्मीर में आग लगाई और वहां से कश्मीरी पंडितों को बेदखल किया गया। तो यह जान लीजिए, यह आतंकी कनेक्शन है इनके। राज्यपाल कौन था? भारतीय जनता पार्टी का नेता जगमोहन। प्रधानमंत्री कौन था? वीपी सिंह। किस गृह मंत्री? मुफ्ती मोहम्मद सईद। और समर्थन के से जिसके सरकार बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की भाजपा 85 सीटों के साथ। अब आप सोच लीजिए, ये रिलेशन है। दूसरा भी रिलेशन देख लीजिए कि जिस तरह से बात ये करते हैं, तो उसमें आता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए किस तरीके से आतंकी छोड़े गए थे, खूंखार आतंकी, और वह आतंकी जो छोड़े गए थे उसे आप याद करिए। जिस तरीके से इन आतंकियों ने, और इन आतंकियों को बड़ी मुश्किल से 1994 में अनंतनाग से गिरफ्तार किया गया। उनके साथियों ने 1999 में कंधार विमान अपहरण किया था। और आज जो नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, वो अजीत डोभाल समेत तमाम सारे इनके नेता, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की पूरी टीम, विदेश मंत्री जसवंत सिंह, और ये सब लोग गए थे और आतंकियों को कंधार छोड़ के आए थे। इसकी FIR इत्तफाक से लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में दर्ज हुई थी, और उस समय मेरे पिताजी उस क्षेत्र के प्रभारी थे। अब आप समझ लीजिए, मुझे यह निजी ज्ञान भी। मैं उन दिनों अमृतसर में अमर उजाला में था, और उस विमान ने अमृतसर में उतर करके आतंकियों के वहां पर अपनी गाड़ी में, उसमें विमान में फ्यूल डलवाया। तो अब मैं ये निजी रिपोर्टिंग के आधार पर भी कह रहा हूं। इस खेल को समझने के बाद आप समझ गए होंगे क्या आतंकियों से इनके कनेक्शन। तो अब ये हेडली को लाने की बजाय ये इसको लाते हैं। तो इस तरह से भारत को इन्होंने गिरवी रख दिया, जिस भारत को मुश्किलों से आजाद कराया गया। पूरे खेल को समझ रहे हो तो अच्छा है, नहीं तो ताली बजाइए, थाली बजाइए। क्योंकि राहुल गांधी तो हर बार जो कहते हैं वो सच साबित होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि राहुल गांधी ने बार बार कहा कि किस तरीके से यह लोग इस देश को एक गलत हाथों में सौंप रहे हैं। इसीलिए जुडिशियरी और कोई साथ नहीं देते, क्योंकि उनमें सब संगी बंदी है। दीपक मिश्रा जस्टिस
थे चीफ जस्टिस, उनको लेकर के कांग्रेस महाभियोग लेकर आई थी, नोटिस दे दिया था। और जब नोटिस दे दिया था कांग्रेस ने, खलबली मच गई थी। वही दीपक मिश्रा एक्सपोज हो गए सिंगापुर में, जब उन्होंने एक जजमेंट लिखा 400 कुछ पेज का, और उस जजमेंट में 451 पेज में 212 पेज पैराग्राफ कट एंड पेस्ट थे, इसको लेके वहां खारिज कर दिया गया। तो यह स्थिति है। और भगवा आतंकवाद आपने देख ही लिया है किस तरीके से हुआ है, चाहे मालेगांव बम विस्फोट रहा हो, 2 बार हुआ, 2006 में, 2008 में, और उसके बाद में इसमें था कौन, प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो भाजपा की सांसद बनाई गई, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित जो आरएसएस के थे, स्वामी असीमानंद जो आरएसएस के थे, और उसके अलावा सुनील जोशी, रामचंद्र कालासागर, दिलीप डांगे, ये सब आरएसएस के। इसके बाद समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ, जिसमें इंद्रेश कुमार समेत तमाम सारे लोग आरोपी थे। आप देखिए, स्वामी असीमानंद थे, सुनील जोशी थे, और कमल चौहान, लोकेश शर्मा जैसे ये तमाम सारे नाम थे। और इसके बाद में जो हुआ अजमेर दरगाह शरीफ में हुआ 2007 में, उसमें भी आप देखिए जो आरोपी थे, देवेंद्र गुप्ता थे, स्वामी असीमानंद थे, और भावेश पटेल, सुनील जोशी, और ये सब थे। मक्का मस्जिद विस्फोट हुआ 2007 में हैदराबाद में, इसमें भी जो नाम आए उनमें असीमानंद का आया, देवेंद्र गुप्ता का आया, लोकेश शर्मा का आया, और अन्य इसी तरीके से। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे ये आतंकियों के साथी रहे हैं, इन्होंने साजिशें रची हैं और बदनाम करने के लिए दूसरों पे जाते हैं। फैसला आपको करना है, तो बजाइए ताली। जय